Hi, this is Amit. The topic is garbage collector in .NET framework. So garbage collector क्या होता है? इससे पहले अगर हम ये देखें कि garbage क्या है, और वो भी अगर हम एक रियल लाइफ एग्जांपल देखें कि रियल लाइफ में हम जो डेली लाइफ जीते हैं उसमें गार्बेज क्या होता है। अब जैसे एक एग्जांपल है, आपके घर में कोई साइकिल खड़ी हुई है, 10 साल पुरानी साइकिल है, अनयूज्ड हो चुकी है। अब वो आपके लिए क्या है? वो हमारे लिए गार्बेज है। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि वो चलती नहीं है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 साल हो चुके हैं, अनयूज्ड है। बट इससे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उसने स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है। हमारे घर में ना एक लिमिटेड स्पेस होता है, तो हमें क्या करना है? उसको खाली करना है। तो ये जो साइकिल है जो अनयूज्ड है, इसने बहुत स्पेस घेरा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, संडे के दिन सभी घर के लोग इकट्ठा होते हैं और डिसीजन लेते हैं कि चलो इसको निकाल देते हैं ताकि ये स्पेस खाली हो जाए और हम यहाँ पर कोई और स्पेस का यूज़ कर सकें। कोई बाइक खड़ी कर सकते हैं, कोई नई साइकिल खड़ी कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम गार्बेज कलेक्टर को बुलाते हैं और गार्बेज कलेक्टर इस गार्बेज को ले जाता है और यहाँ पे ये स्पेस खाली हो जाता है ताकि हम आगे कोई और यूज कर सके। वैसा ही प्रोग्राम के कॉन्टेक्स्ट में होता है। जैसे मान लो कि मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है, इंट ए इज इक्वल टू 10। ये स्टेटमेंट क्या करता है? ये स्टेटमेंट मेरे लिए एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर देता है, यानी कि ये जो इंट ए 10 था, इसने मेरे लिए 2 बाइट की मेमोरी को रिजर्व कर दिया। 2 बाइट इंटीजर मान लिया कि मैंने 2 बाइट ले रहा है, उसका नाम ए है और उसमें वैल्यू क्या है? 10 है। तो उसने मेरे लिए 2 बाइट रिजर्व कर लिए। अब होता क्या है, जब तक ये प्रोग्राम में रहेगा, जब तक कि प्रोग्राम कंप्लीटली एग्जीक्यूट नहीं हो जाता या फिर टर्मिनेट नहीं हो जाता, तब तक ये 2 बाइट मेरे लिए इस वेरिएबल नेम के लिए रिजर्व रहेगा। चाहे प्रोग्राम कितनी देर भी चले, मेरे लिए ये 2 बाइट रिजर्व रहेगा जब तक ये प्रोग्राम कंप्लीटली एग्जीक्यूट होकर टर्मिनेट नहीं होता। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये थी ना, ये कुछ टेम्परेरी वेरिएबल था और मान लो कि ये प्रोग्राम के शुरू होते ही जस्ट कुछ देर बाद ही इसका यूज खत्म हो गया। अब इसका प्रोग्राम में आगे जाके कोई यूज नहीं है, इसका मतलब अब ये मेरे लिए अनयूज हो गया। यानी कि सिर्फ स्टार्टिंग के फेजेस में ही इसकी जरूरत थी, अब आगे इसकी जरूरत नहीं है। बट फिर भी ये स्पेस किसी और के लिए अवेलेबल नहीं है, बिकॉज ये अभी भी रिजर्व्ड है इस ऑब्जेक्ट या इस वेरिएबल वैल्यू के लिए। तो प्रॉब्लम क्या है? अगर ये अनयूज्ड है, इसका मतलब ये हमारे लिए क्या हो गई? गार्बेज। तो ये वैल्यू हमारे लिए क्या हो गई? ये गार्बेज वैल्यू है जो अभी हमारे किसी काम की नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इसने अभी भी हमारा 2 बाइट स्पेस को ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो हमें करना क्या चाहिए? डेवलपर जो भी प्रोग्रामर प्रोग्राम लिख रहा है तो उसको क्या करना चाहिए? अगर उसको पता लग गया कि अब ये अनयूज्ड है, तो उसको उस वेरिएबल उस ऑब्जेक्ट को फ्री करना चाहिए। जैसे ही वो उसको फ्री कर देगा, वो क्या होगा? वहां से स्पेस चला जाएगा और ये जो 2 बाइट है अब ये किसी और के लिए अवेलेबल हो जाएगा। कोई और वेरिएबल अगर आना चाहे तो यहाँ पर ऑक्यूपाई स्पेस कर सकता है। प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या है कि फ्री करना, यानी कि डेवलपर को मैनुअली फ्री करना पड़ता है। वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको चेक करना कि कौन सा वेरिएबल अब अनयूज्ड है, कौन सा ऑब्जेक्ट अनयूज्ड है। और ये भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको खुद से फ्री करें। अगर प्रोग्राम बहुत कॉम्प्लेक्स है तो ये ओवरहेड हो जाता है कि यार हर चीज को देखो कि कौन सा वेरिएबल अब अनयूज्ड है, उसको फिर आप मैनुअली फ्री करो। तो ये प्रॉब्लम है। इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए डॉट नेट फ्रेमवर्क हमारे लिए एक गार्बेज कलेक्टर लेकर आया। वो गार्बेज कलेक्टर ऑटोमेटिक होता है। ऑटोमेटिक मतलब कि अब ये यूजर प्रोग्रामर की ओवरहेड नहीं है कि मेमोरी को जो अभी अनयूज्ड है उसको रिलीज करें। ये ऑटोमेटिक से चेक करता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट, कौन सा वेरिएबल अब अनयूज्ड है, गार्बेज बन चुका है, और उसके बाद वो खुद से उसको क्या कर देगा? फ्री कर देगा। तो यही मैंने कुछ लिखा हुआ है। ये पीपीटी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप डाउनलोड कर सकते हो आगे पढ़ने के लिए। अब गार्बेज कलेक्टर क्या है हमारे डॉट नेट फ्रेमवर्क्स में? मेनली हम जब भी डॉट नेट फ्रेमवर्क में गार्बेज कलेक्टर या गार्बेज कलेक्शन पढ़ते हैं ना, हम 3 फेजेस के बारे में बात करते हैं। मार्किंग फेज, स्वीपिंग फेज, कॉम्पैक्टिंग फेज। अगर आप किसी बुक से या किसी और इंटरनेट सोर्सेज से पढ़ोगे तो फेजेस में थोड़े से नाम में डिफर हो सकता है, सिग्निफिकेंस वर्किंग बिल्कुल सेम है, तो आप ये फेजेस ध्यान रख सकते हैं। तो ये डायरेक्टली फेजेस मैंने लिख दिए हैं, बट थोड़ा सा ये दिखने में मे भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगे क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन ऐसा ही होता है। तो हम क्या करते हैं ना, इसको कंपेयर करेंगे एक रियल लाइफ एग्जांपल से, उसके बाद मैं फिर से आपको यही स्लाइड दिखाऊंगा और उसके बाद आई गारंटी कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक रियल लाइफ एग्जांपल ले रहे हैं। रियल लाइफ एग्जांपल क्या है? वेडिंग लंच प्रोग्राम। जैसे हम इंडियंस फैमिली हैं, तो मोस्टली हम प्रोग्राम क्या करते हैं कि हम अपने, मान लो कि आपने घर के कोई ग्राउंड है आपके,
आपने उसमें अपना लंच प्रोग्राम रखा हुआ, आपके घर में ग्राउंड है या फिर कहीं भी आपने कहीं पैलेस में वेडिंग लंच प्रोग्राम का आपने काम वेडिंग प्रोग्राम आपने रखा है लंच प्रोग्राम। और क्या होता है कि 4 या 5 बज चुके हैं, सारे मेहमान जा चुके हैं, और आपको पता है कि उस टाइम सिनेरियो क्या होता है, आपके घर में जो पापा हैं, चाचा है, ताऊ है, वो उस ग्राउंड का मुआयना करते हैं। 4-5 बज चुके हैं, लंच खत्म हो चुका है, लोग अपने घर जा चुके हैं। घर के जो बड़े लोग होते हैं, वो जो जिन्होंने बंदोबस्त किया था, वो क्या करते हैं ना, वो मुआयना करते हैं ग्राउंड का। किसके लिए मुआयना करते हैं? वो चीज़ ये देखने के लिए कि यार ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो अभी रिटर्न हो सकती है वापस, जो अनपैक्ड है, जैसे कुछ वाटर बॉटल्स है, कुछ कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स है, कुछ नैपकिन पैकेट्स हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम रिटर्न कर सकते हैं। और दूसरी ऐसी कौन सी चीजें हैं जो अब हमारे लिए अनयूज्ड है, यानी कि गार्बेज क्या है। तो ऐसा ही कुछ सिनेरियो होता है। तो इसके लिए मैंने एग्जांपल लिया है, यहाँ पर एक लंच ग्राउंड बनाया मैंने। ये फेज 1 है, इसको हम कंपेयर करेंगे बाद में कंपाइलर उससे, हमारे गार्बेज कलेक्टर से। बट अभी हम रियल लाइफ एग्जांपल से समझ रहे हैं। तो आपके क्या है, आपके चाचा ताऊ पापा आए हैं और उन्होंने ग्राउंड का मुआयना किया। ये फर्स्ट पेज होता है कि वो आके मुआयना करते हैं। तो उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया कि जो स्टार है ना, ये अनयूज्ड है, यानी कि ये रिटर्न हो सकते हैं। और ये जो सर्कल में क्रॉस है, ये क्या है, ये इन्होंने मान लिया कि यस अब ये गार्बेज है, अब हमारे कोई काम के नहीं है। तो पहला फेज क्या हो गया, पहला फेज हो गया मार्किंग। उन्होंने ये मार्क कर लिया कि कौन सा गार्बेज है, कौन सा गार्बेज नहीं है। ओके, ये गार्बेज है, सॉरी ये गार्बेज हो गया और ये गार्बेज नहीं है। ये फेज 1 हो गया। अब क्या होता है, अब वो आप लोगों को पकड़ेंगे, जैसे आपके कजन है, आप खुद हो, आपको बुलाएंगे, हाँ भाई आओ इधर आओ, तो आपको बताएंगे देखो ये गार्बेज है और ये गार्बेज नहीं है। तो आपको क्या बोलेंगे, इन गार्बेज को उठा दो। तो आप गार्बेज कलेक्टर का काम कर रहे हो। तो फेज 2 में आपने क्या कर दिया, स्वीपिंग। स्वीपिंग यानी कि साफ कर दिया जितने भी गार्बेज थे, देखो स्टार वगैरह थे, ये जो ये गार्बेज था, जो ये सर्कल में क्रॉस है, ये आपने हटा दिए हैं। स्वीपिंग फेज हो गया। जो गार्बेज बन चुके थे, जो अब अनयूज्ड है, मतलब इनका कोई काम नहीं है, वो गार्बेज है, आपने क्या कर दिया, उनको उठा के डस्टबिन में डाल दिया। ओके। बट अब देखो यहाँ पे ये जो थे ऐसी वैल्यूज जो अभी भी काम की हैं, जो हमारे लिए गार्बेज नहीं है, उनको तो हम नहीं स्विप करेंगे, क्योंकि उनको तो ये तो हमारे लिए यूजफुल है अभी, इसको हम कहीं और यूज कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं। ओके। अब थर्ड में क्या रहेगा, थर्ड में देखो, थर्ड में मैंने क्या कर दिया, आप देख पा रहे हो, जितने भी हमने अनयूज थे, जो हमारे लिए गार्बेज नहीं है, उनको हमने कॉम्पैक्टिंग कर दिया। इनको कॉम्पैक्टिंग फेज बोलते हैं। कॉम्पैक्ट का मतलब होता है, अब देखो ये सारे जो चीजें काम की थी ना, बट इन्होंने स्पेस, देखो ओड स्पेस घेरा हो। मान लो कि अगर हमें कुछ सामान रखना है, स्पेस तो है बट स्पेस अलग अलग है, फ्रेगमेंटेड स्पेसेस है। तो हमने क्या किया, या फिर आपने क्या किया, इन सभी को एक साथ में कहीं कॉम्पैक्ट कर दिया। देखो अब इतना खाली स्पेस हमारे पास बच चुका है, इसको बोलते हैं कॉम्पैक्टिंग। तो फिर से मैं आपको लिए रिपीट कर रहा हूँ। पहला क्या है, आपके चाचा ताऊ अंकल आए, उन्होंने मार्किंग कर लिया कौन सा गार्बेज है, कौन सा गार्बेज नहीं है, उसको मार्किंग फेज 1 बोलते हैं। फिर आप लोगों को बुलाया, आपको लोगों को बताया कि यस ये गार्बेज है, इनको उठा दो, आपने स्वीपिंग कर दिया। थर्ड, फिर आपने क्या किया, जो भी अनयूज थे, जो गार्बेज नहीं है, उनको कॉम्पैक्ट कर दिया, मतलब एक साइड में लगा दिया, एक स्टोर रूम में रख दिया, ताकि वहां से स्पेस खाली हो सके। यही तीन फेजेस आप दोबारा देखिए। गार्बेज कलेक्शन क्या करता है प्रोग्रामिंग कॉन्टेक्स्ट में, वो एक चक्कर मार कर आएगा। सबसे पहला फेज वो क्या कर लेगा, मार्क कर लेगा, लिस्ट बना लेगा ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो लाइव है। लाइव का मतलब जो अभी भी प्रोग्राम में यूज्ड हो रहे हैं, उनको हम लाइव ऑब्जेक्ट या लाइव वेरिएबल बोलते हैं। तो मार्किंग फेज में उन ऑब्जेक्ट्स, उन वेरिएबल की लिस्ट बनाएगा जो अभी भी लाइव है, मींस जिनका प्रोग्राम में अभी भी यूज है। ये फेज 1 हो गया। उसने लिस्ट बना लिया कि ये ऑब्जेक्ट्स को डिलीट नहीं करना है, या फिर ये ऑब्जेक्ट्स गार्बेज नहीं है। सेकेंड फेज में क्या करेगा, जितने भी जो मार्क्ड नहीं है, मतलब अनमार्क्ड ऑब्जेक्ट है, उनको गार्बेज उसने क्या कर लिया, गार्बेज क्या कर लिया, उसने कंसीडर कर लिया, और वहां से उसको वो स्विप कर देगा, क्योंकि ये वो किसी काम के नहीं है, मेमोरी को फ्री करना है। उनको डिलीट कर देगा और उनको फ्री कर देगा, ताकि कोई और उसको यूज कर सके फेज 2 में। फेज 3 में क्या है, फेज 3 में कॉम्पैक्टिंग फेज है। जितना भी जो अनयूज, जो भी हमारे वैल्यूज थे जो गार्बेज नहीं है, वो क्या है, बिखरे हुए हैं, उसकी वजह से स्पेस को फ्रेगमेंटेड नहीं है, तो उसने क्या कर दिया, कॉम्पैक्ट कर दिया। देखो यहाँ से एग्जांपल समझ में आएगा। मान लो कि गार्बेज कलेक्टर ने क्या किया, इसको फ्री कर दिया, यहाँ से फ्री कर दिया, जितने भी ये शेडेड लाइन है ये सब फ्रीड हैं, डिलीटेड हैं। अब देखो स्पेस तो है, मान लो कि ये हमारा 2 MB हो गया, ये भी 2 MB, ये एक, ये 5 MB, ये 2 MB, हमारे पास स्पेस कितना है, 5 5 10 2 12 12 MB स्पेस है। बट प्रॉब्लम क्या है, सब कुछ क्या है, फ्रेगमेंटेड है। फ्रेगमेंटेड मतलब बिखरा हुआ है, टुकड़ों में है।
मान लो कि अगर मुझे कहीं 7 MB का, अगर मुझे कहीं पर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है, स्पेस तो है बट 7 MB इकट्ठा नहीं है, कंसोलिडेटेड नहीं है, इसके लिए हम कॉम्पैक्टिंग करते हैं। देखो अब ये स्पेस मैंने 12 MB का स्पेस मेरे पास कंटिन्यूअस स्पेस हो गया। अगर आप चाहो तो अब यहाँ पर आप 7 MB का कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी वेरिएबल यहाँ पर आप इनिशियलाइज कर सकते हो। तो कॉम्पैक्टिंग करना जरूरी होता है। ओके, तो ये मैंने फेजेस लिख दिए हैं आपके लिए, आप पीपीटी डाउनलोड कर सकते हैं और बाद में इसको पढ़ सकते हैं। जो मैंने बात बताई है वही यहाँ पर लिखा हुआ है। अब दूसरी बात, एक फेजेस हमने पढ़ लिए, एक एक चीज और आती है, उसको हम जनरेशंस बोलते हैं। जो गार्बेज कलेक्टर होता है वो जिस मेमोरी में काम करता है ना, जो मेमोरी यूज करता है, उसको हम हीप मेमोरी बोलते हैं या फिर मैनेज्ड हीप बोलते हैं। ओके, वो क्या करता है, वो उनको जनरेशंस में डिवाइड कर लेता है। जैसे ये हीप मेमोरी है, इस मेमोरी, ये वर्किंग एरिया है गार्बेज कलेक्टर का। गार्बेज कलेक्टर जब भी, जैसे मैंने कहा, लिस्ट बनाता है तो वो याद रखने के लिए कुछ तो मेमोरी यूज करेगा, तो उसको हीप मेमोरी या फिर मैनेज्ड हीप मेमोरी बोलते हैं। और वो मेमोरी 3 पार्ट में डिवाइड होती है। जो फेजेस थे ना वो यहाँ पर यूज करता है। कैसे यूज करता है हम देखते हैं। 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, जनरेशन 0, जनरेशन 1, जनरेशन 2। ये क्या होता है, जैसे मान लो कि एक प्रोग्राम आपने रन कर लिया, गार्बेज कलेक्टर उसी टाइम पिक्चर में आ जाता है। वो सबसे पहले क्या करेगा, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो आपने क्रिएट किए हैं वो भी उसकी नजर में आ जाएंगे। यस कि उसने ना, मान लो कि आपने कोई 5 वेरिएबल या 5 ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है, तो वो क्या करेगा, जितने भी नए ऑब्जेक्ट क्रिएटेड हैं उनको मेमोरी में लिख लेगा, याद रख लेगा। जनरेशन कौन सी होंगी, 0। सबसे पहले वो जनरेशन 0 में ही लिखेगा। जो भी नए क्रिएटेड एलिमेंट होंगे, ऑब्जेक्ट्स होंगे, वो उनको जनरेशन 0 में लिखेगा। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, अगर वो साइज में बहुत ज्यादा बड़ा है तो वो उसको कहाँ लिखेगा, डायरेक्टली जनरेशन 2 में लिखेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसका साइज बहुत ज्यादा है तो वो जनरेशन 2 में लिखेगा। अदरवाइज जितने भी नए क्रिएटेड ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे जनरेशन 0 में लगाएगा। ओके, अब देखो जनरेशन 1 2 अभी खाली है, सिर्फ जनरेशन 1 0 में इसके पास डॉक्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं। वो क्या करेगा, अब वो चक्कर लगाएगा, यानी कि गार्बेज कलेक्टर आएगा। अपने चक्कर लगाने का मतलब है कि तीनों फेज को कंप्लीट करेगा, मार्किंग, स्वीपिंग और कॉम्पैक्टिंग। तो जनरेशन 0 में क्या है, 5 ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, उसने चक्कर लगाया। अब उसने देखा कि ऑब्जेक्ट, मतलब कि 5 या 10 सेकंड बाद, वो एक फ्रीक्वेंसी होती है कि हर 10 सेकंड बाद जनरेशन 0 में आ रहा है, हर 20 सेकंड बाद जनरेशन 1 में आ रहा है, हर 20-30 सेकंड बाद जनरेशन 2 में आ रहा है। तो सबसे ज्यादा बार जनरेशन 0 में आता है। तो वो क्या करेगा, जब उसने चेक किया, फेजेस कंप्लीट किए, तो उसको उसने देखा कि यस, ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 अनयूज्ड हो चुके हैं। प्रोग्राम में आए तो थे बट अब ये अनयूज्ड है। तो वो क्या करेगा, उनको फ्री कर देगा, यहाँ से डिलीट कर देगा, मतलब मेमोरी फ्री हो गई। उसने देखा कि ऑब्जेक्ट 3, ऑब्जेक्ट 4 और ऑब्जेक्ट 5 अभी भी काम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये थोड़ा टाइम और रहने वाले हैं। तो जैसे ही उसने जनरेशन, अब ये मतलब क्या है, इसने जनरेशन 0 को सरवाइव कर लिया, ये डिलीट नहीं हुए जनरेशन 0 से। तब क्या होता है, इनको प्रमोट कर दिया जाता है जनरेशन 1 में, कि आप थोड़ा देर और रहने वाले हैं ना, तो आप क्या करो, जनरेशन 1 में वेट कर लो। जितना आपको काम करना, आप जनरेशन 1 में आप जाइए और अब वहां पर काम कीजिए। जो जितना ज्यादा लेंथी टाइम लेगा उसको हम उतना ही प्रमोट करते जाएंगे, क्योंकि जनरेशन 0 से बच गए थे, अब इसको प्रमोट कर दिया। तो ये यहाँ से होगा डिलीट, अब ये जनरेशन 1 में आ गई। मान लो कि 20 सेकंड हो गए, गार्बेज कलेक्टर फिर जनरेशन 1 में अपना चक्कर मारने आया, तीनों फेजेस को कंप्लीट करने आया। अब उसने देखा कि 3 4 5, इसने उसने देखा कि ऑब्जेक्ट 4 है ना, वो क्या हो चुका है, वो अनयूज्ड है, अब वो गार्बेज बन चुका है। उसने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। सॉरी, 3 और 5 ऑब्जेक्ट ही ऐसे हैं जो अभी भी काम कर रहे हैं, जिनका अभी भी सिग्निफिकेंस है प्रोग्राम में। तो गार्बेज कलेक्टर लगाया, यार ये तो अभी भी काम कर रहे हैं, तो एक काम करते हैं ना, इनको भी क्या कर देते हैं, प्रमोट कर देते हैं 3 और 5 को। तो 3 और 5 क्या हो गए, प्रमोट हो गए। अब मान लो कि 30 सेकंड बाद गार्बेज कलेक्टर जनरेशन 2 में आया। अब उसने देखा कि यार अब यहाँ से क्या हो चुका है, 3 ऑब्जेक्ट ने काम करना बंद कर दिया है, ये अनयूज्ड है, इसने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। तो 5 अभी भी बचा, तो इसके आगे तो कोई जनरेशन है नहीं, तो जब तक काम करेगा तब तक ये जनरेशन 2 में रहेगा। ओके, उसी बीच हो सकता है कि कुछ और ऑब्जेक्ट आ गए हो, 6 आ गया हो, 7 आ गया हो, 8 आ गया हो। फिर से वो चेक कर रहा है कि यार ऑब्जेक्ट 7 है, वो अनयूज्ड हो गया है, लेकिन 6 8 अभी भी काम कर रहे हैं, तो उसको कहाँ रख दो, 6 8 में रख दो। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये जो मेमोरी है ये जनरेशन में क्यों डिवाइडेड की है, क्योंकि मान लो कि जैसे 5 है, अब 5 को पता है कि हमें पता लग गया कि 5 बहुत देर तक रहने वाला है। तो अगर इसको हम एक ही मेमोरी में रखेंगे तो बार बार फिर से इसको चेक करना पड़ेगा
कि ये अभी भी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अभी भी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं मेमोरी में कि ये कम टाइम वाले ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ये थोड़े से ज्यादा टाइम लगाने वाले ऑब्जेक्ट हैं, और ये बहुत टाइम लगाने वाले ऑब्जेक्ट्स हैं। अगर मुझे पता है कि ये बहुत टाइम लगाने वाले ऑब्जेक्ट जनरेशन 2 में है, तो मैं यहाँ पर इतने कम सेकंड्स में नहीं आऊंगा। जैसे मैंने कहा, हो सकता है कि गार्बेज कलेक्टर 10 सेकंड में यहाँ चक्कर मार रहा हूँ, 20 सेकंड में यहाँ चक्कर मार रहा हूँ, और हो सकता है कि 50 सेकंड में यहाँ चक्कर मार रहा हूँ। मुझे पता है कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ जनरेशन में वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो बहुत टाइम ले रहे हैं, तो मैं बहुत टाइम बाद ही आऊंगा ना। अगर इसको मैं एक ही में रख दूंगा 5 में, देखो मैं हर 10 सेकंड बाद आऊंगा, इसको हर 10 सेकंड बाद फिर से चेक कर रहा हूँ, ये अभी भी नहीं है भाई, अभी भी काम कर रहा है। क्यों? ये लेंदी ऑब्जेक्ट है, ये बहुत टाइम लेगा ऑब्जेक्ट्स। इसलिए जनरेशन बनाई है कि जीरो वाले वो हैं जो बहुत ही कम टाइम यूज में रहेंगे, जनरेशन 1 है वो थोड़े से ज्यादा टाइम यूज में रहेंगे, जनरेशन 2 वो हैं जो बहुत ज्यादा टाइम यूज में रहेंगे। तो जनरेशन 2 में मैं बहुत लेट आऊंगा, मुझे पता है कि अभी भी वहां पे यूज्ड ऑब्जेक्ट रहेंगे, अभी अनयूज नहीं होने वाले, वो टाइम लगाएंगे। तो टाइम जो शॉर्ट लिव्ड है जनरेशन 0 में रहेंगे। इसलिए मैं यहाँ पर ज्यादा, मेरी जो गार्बेज कलेक्टर है उसकी फ्रिक्वेंसी इसमें ज्यादा रहेगी, क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट लिव्ड है। अब जैसे मुझे पता है कि 2 सेकंड में, कोई 3 सेकंड में अनयूज्ड हो गया, तो मैं वहां बार बार आके चेक करूंगा ना, हाँ भी इसको उठा ले, ये भी डिलीट हो गया, ये भी डिलीट कर दे, ये भी डिलीट कर दे। वैसे ही हमने क्या किया, इसको जनरेशन में डिवाइड कर दिया। ये यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल और देख सकते हो, जैसे कि आपने शुरू शुरू में प्रोग्राम रन किया, देखो 5 ऑब्जेक्ट आ गए। तो सबसे पहले न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट कहाँ रखे जाएंगे? जनरेशन 0 में। फिर क्या हुआ, 5 में से क्या हुआ, 3 और 4 5 ही सर्वाइव कर पाए, ऑब्जेक्ट 1 और 2 जनरेशन 0 से डिलीट हो गए, तो वो जनरेशन 1 में उनको प्रमोट कर दिया गया। कौन से? 3 4 और 5। उसके बाद देखा, उसके बाद देखो नए ऑब्जेक्ट फिर से क्रिएट हो गए, 6 और 7। ओके, डिलीट नहीं हुए, बट 3 4 5 अभी भी काम कर रहे हैं। फिर देखो जनरेशन 1 में उसने देखा कि ऑब्जेक्ट 3 तो अनयूज्ड हो गया है, बट 4 5 अभी भी काम कर रहे हैं, तो देखो ये जनरेशन 2 में चले गए। तो 4 5 ऐसे ऑब्जेक्ट हो गए जो बहुत देर तक यहाँ पर रहने वाले हैं। ओके, ये वही चीजें लिखी है कि हमें जनरेशन की रिक्वायरमेंट क्यों है, जैसे मैंने आपको बताया वैसा ही यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। तो कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं, कोई सजेशंस हो तो बता सकते हैं। सो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, जैसा भी आपकी वीडियो लगी। सो थैंक यू वेरी